नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुमुखी प्रतिभा है। आप जब उनको करीब से उनको जानने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो रोज आपको प्रधानमंत्री जी की जो विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। इस बारे में हाल ही में एक किताब भी प्रकाशित हुई है, मोदी 2.0। इसके अलावा भी जो उनके पूरे कार्यशैली और पिछले 20 साल के दरमियान जो जब से उन्होंने पहले गुजरात का और बाद में देश की जो बागडोर उन्होंने संभाली, और उनके जो फैसलों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी सुशासन के नायक हैं और उनकी एक विराट छवि है जो पूरी दुनिया जिस से लाभ उठा रही है। आज इसी मसले पे हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री क्षितिभूषण दास जी का। क्षितिभूषण दास जी जो हैं वो लगातार मोदी जी की जो कार्यशैली है उस पर नज़र रखते हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके बारे में पढ़ते लिखते रहते हैं। इसके अलावा मोदी जी के नीतियों को, शिक्षा की जो उनकी नीति है उसको अपने यूनिवर्सिटी में लागू कराने में इनकी बड़ी महती भूमिका रही है। तो हम इनसे जानेंगे। इसके अलावा हमारे दूसरे जो अतिथि हैं सीपी सिंह, वो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेटिव क्या व्यूज़ हैं और क्या सोचते हैं या पॉलिटिकली व्यूज़ क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्षितिभूषण दास जी से जानेंगे। डॉक्टर साहब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ओवरऑल व्यक्तित्व अगर कहा जाए तो आप बहुत गौर से उसको वॉच करते रहते हैं। इसके अलावा आपको लगातार जो है ऐसा मौका मिलता है उनकी नीतियों को लागू करने में। तो कैसा व्यक्तित्व है उनका? व्यक्तित्व को एक शब्द में तो हम बोल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री के हैसियत से जो एक चीज़ उनको ध्यान में आता है कि सत्ता में आने का अर्थ एक साधना, उनके लिए एक साधना है, और सत्ता में रहने का एक भावना रहता है कि मैं देश का सेवा कर सकूं। ये जो सत्ता देश की सेवा करने का मार्ग है, सत्ता एक उनके लिए साधना है। तो इसीलिए ये एक अलग व्यक्तित्व है। जो सोचने का तरीका है उनका, वो सोचने का तरीका उनको विश्व दरबार में एक अलग किस्म की राजनीतिक नेता के हैसियत से जो चीज़ जो नीति अपनाए, वो सारे नीति के एक ही मूल मंत्र रहता है, लोक कल्याण, समाज का कल्याण, यही है। और जब देखते हैं कि देश को, उनका जो अभी किताब के बारे में जो बात आप कर रहे थे कि मोदी @20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी, जो सपना एक हमारे एक साधारण नागरिक देखता है कि उनको कैसे जीवन चाहिए, कैसे उनको एक देश का विकास माने मतलब क्या होता है, वो चीज़ अपने जो साधारण नागरिक से लेके देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी, तो ये सारे मसले जो सपने देखते हैं वो सपने को साकार कर पाना, ये भी एक मुद्दा है कि किस तरह से उन्होंने किया है। वो वही होता है कि जो सपना देखा है साधारण एक मानव यहाँ देश का, उससे लेके वो खुद का भी जो सपना देखे थे कि भारत को कहाँ पहुँचाना है जी। एक उन्नत सशक्त भारत गठन का जो संकल्प लिए वो आए हैं, उसको कैसे साकार कर रहे हैं। ये 20 साल में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के हैसियत से लेके 2001 से 2022 तक 21 तक का जो उनका सफ़र रहा है, जो जर्नी रहा है, उस दिशा में बहुत सारे फैसले, बहुत सारे काम किए हैं। यही उनका विशेषता। उस किताब में बहुत सारे लेखक सारे क्षेत्र से लेके जितने आप देखिए, उनके लिए डॉक्टर देवी शेट्टी लिखे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पीवी सिंधु लिखे हैं, उनके अलावा उद्योगपति लिखे हैं, नंदन नीलेकनी जी लिखे हैं, सुधा मूर्ति जी लिखे हैं, अनुपम खेर जी लिखे हैं। ये सारे लोग लिखे हुए हैं। जो अर्थनीति के जो विशारद है वो भी लिखे हैं, और ये भी सब लोग लिखे हैं अपने अपने मन के कि एक शब्द उनके भी एक कॉमन जो हम देखते हैं वहाँ पर
ये कॉमन सारे लिखाई में दिखता है कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र की सेवा करना, ये जो है नेशनलिज्म की जो बात हम करते हैं वो वहाँ फुट फुट कर दिखाई देता है। और सभी ने इसी चीज़ को अपने अपने क्षेत्र में जैसे किया। उस किताब को देखने से भी यही लगता है कि जो मोदी का जो हर काम उनका, या आर्थिक सुधार का मामला हो, खेल का क्षेत्र में सुधार का मामला हो, या पॉलिटिकल क्षेत्र का हो, हेल्थ सेक्टर का हो, हर चीज़ में तो मोदी का एक अलग अलग रूप दिखता है। और वो रूप जो है उसका समेकित रूप अगर देखिए तो एक ऐसा व्यक्ति जो अंतिम आदमी के बारे में सोचता है, ये भी मैं उनका विकास जो है, विकास तब तक नहीं है। देखिए इस देश में बहुत सारे काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे नीति बने हैं, बहुत पॉलिसीज बने हैं, लेकिन एक कमियां वहाँ पर रही है। एक कमियां है यही कि वो जो होता है, जो बेनिफिट होता है, जो उनका जो पॉलिसी का कैसे कार्यान्वयन होना चाहिए, ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, उसको कैसे देखना है। देखिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्रिय राजीव गांधी जी भी थे, वो भी माने हैं कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे आम आदमी तक मिलता है। जी जी। तो इसका मतलब 15% ही एक्चुअली लगता है, बाकी का 85% बिचौलिया ले लेते हैं, कहीं पर भी चला जाता है। तो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, जिसको उन्होंने टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन करके सीधे सीधे खाते में देना, ये सारे मुद्दे को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से कार्यान्वयन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है इस देश में कि इतना बड़ा देश मतलब ये एक महादेश के स्वरूप है। तो उसमें ये जो अंतिम व्यक्ति अंतिम धाड़ी में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, जी जी, अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक ये पहुँचे, उनको एकदम से इंश्योर करना, ये एक बहुत बड़ा मतलब हार्ड टास्क मास्टर है। मतलब डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। आप जो बैंक खाते की बात करें, एक बड़ा ही जानकर या ये समझ के बहुत ताज्जुब होता है, या हम में आप में, जब हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में जब बैंक गए थे खाता खुलवाने, तो एक गारंटर को खोज के लाइए तब आपका खाता खुलेगा। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया और आज एक एक गरीब के पास बैंक खाता मौजूद है। तो ये मतलब इतने वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी ने समझा कि भाई गरीब को आपको सबसे पहले खाता खोलना होगा, उसके बाद तब डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ। तो एक उनके दिमाग में जो ब्लूप्रिंट तैयार रहता है कि किस योजना से कैसे शुरुआत करें जिसका रिजल्ट निकलेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल है कि देखिए उन्होंने एक तो बहुत अच्छा काम किया कि हर जगह पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना किए, तो यही संभव हो पाता है कि मॉनिटरिंग करना हर ब्लॉक में, और जब कार्य दिया गया, कार्य का प्रगति को जी, अभी यहाँ बैठ के दिल्ली में भी वो मॉनिटर करते ही हैं, खुद ना करें लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है, तो उसी को देखते हुए लगता है कि पॉलिसी पिछले दिनों भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे पॉलिसी नहीं थे, पॉलिसी थे लेकिन उनका कार्यान्वयन हो नहीं पाया, इसीलिए उनका जो रिजल्ट जो है वो फल दिखाई नहीं देता है। इसके लिए कहते हैं कि एक अच्छे पॉलिसी नीति का अच्छे कार्यान्वयन हो तो उनका सफल परिणाम आप देखते हैं। तो परिणाम को क्या है, परिणाम को कभी दिखता नहीं कोई, अभी परिणाम तो दिखाई दे रहा है जी। आने वाले समय में और दिखेगा मुझे लगता है। हाँ, मुझे यही उम्मीद है कि हर चीज़ का जो अभी देखिए उनका 3 मंत्र रहता था कि रिफॉर्म चाहिए, संस्कार चाहिए हमें, और संस्कार किस लिए सबको पता है, हर एक क्षेत्र में दुनिया के साथ मिल के आगे जाने के लिए उसके लिए रिफॉर्म चाहिए। फिर रिफॉर्म मतलब परफॉर्म, काम करना चाहिए सबको काम, तो काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो मॉनिटरिंग होता है कि कार्यान्वयन करने के लिए जो परफॉर्म, तो उसके बाद ही परिवर्तन ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना, ये जो है 4 टी के बार हम किए, और एक 5 टी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे जी। तो ये 5 टी का जो काम हम देखते हैं वो मोदी जी का खासियत है। और वो योजनाएं बहुत सख्ती के साथ लागू भी होता है जी। और
जैसे कि मैं उस किताब को भी पढ़ रहा था, उसमें भी और ऐसे भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब मैं सोच रहा था कि इस देश में 70 साल हो जाने के बाद भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि सबके घर में शौचालय होना की व्यवस्था चाहिए। होनी चाहिए। देखिए ये एक शौचालय, ये बहुत बड़ा एक लगता है सुनने में कि ऐसा है, जी। शौचालय बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये शौचालय जो है इसके पीछे बहुत सारे बड़े अर्थनीति भी है। अपना स्वास्थ्य से लेके बाकी के बहुत सारे एक अर्थ हैं उनका। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हम जब देखिए जो विकास के मॉडल की बात करते हैं, ये विकास का मॉडल एक अलग सिता मॉडल बना है। देखिए हमारे इतने सारे प्रदेश हैं और सारे प्रदेश में एक पहले चला, साधारण व्यक्ति से लेके जब हम बात करते हैं, देखिए पहला काम आप याद कीजिए जब वो प्रधानमंत्री बने थे, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में भी, और कॉम्पिटिटिव ये जो है कि हम विकास के क्या करें, फिर वो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव की बात की है कि हमारे बीच सारे प्रदेश के बीच में देयर इज ए कंपटीशन, कौन ज़्यादा एफडीआई ला सकता है, कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कहाँ विकास का ज़्यादा हो सकता है। ये अपने हर एक प्रदेश कोशिश किया कि विकास के ये इंडिकेटर में वो थोड़ा सा आगे जाएं। ये कंपटीशन, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस, ये अपने आप से, लेकिन ये कॉम्पिटिटिवनेस कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है, अपने आप परस्पर। ऐसे नहीं है कि कंपटीशन कर ले हैं मतलब हमारे बीच में भी कोऑपरेशन नहीं है, प्रदेश के अंदर नहीं है, ये नहीं है। तो ये एक जो कॉम्पिटिटिव एंड जो कोऑपरेटिव जो अपना जो एक पॉलिसी आया, तो उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा है। हमारे साथ जो है सीपी सिंह जी, विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो सीपी सिंह साहब, हम ये आज चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे सुशासन के नायक हैं, तो आपके क्या अनुभव रहे हैं? क्योंकि आप मंत्री के तौर पे भी आपने काम किया है और उनके सरकार के समय काम किया, तो कैसे वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात से जो सबक लिया था एक मुख्यमंत्री के रूप में, तो बहुत नीचे स्तर पर आम नागरिकों को क्या तकलीफ़ें हैं, तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हम कहते हैं कि भाई 140 करोड़ का ये देश है साहब, उसके अंदर गरीब लोग बैंक के दरवाज़ा नहीं देखा था। तो पहली शुरुआत तो उन्होंने ये किया, जन धन योजना के तहत उन्होंने खाता खुलवाने का काम किया। आप किसी से बात करेंगे तो सारे लोग नौकरी की बात करते हैं, उन्होंने नौकरी के साथ साथ रोजगार का भी बात किया, नौकरी देने वाला बनने की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। और आज के दिन पूरे देश के अंदर लगभग 11 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन के तहत लोन लेकर और अपना व्यापार प्रारंभ किया है। उसी प्रकार से उन्होंने एक बात कहा बड़ा महत्वपूर्ण कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अब उससे भी आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि उसको निकालूंगा भी जिसने भी खाया है। तो साहब, दिल्ली में मैं गया और चर्चा किया एक व्यक्ति से, तो उसने बताया कि भाई मैं जब परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं लाइजनर का काम करता था, तो अब तो मोदी जी का शासन आ गया, बड़ा मुश्किल हो गया कहीं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूमने में। और मैं भी 2 बार मेरे को जाने का अवसर मिला, एक चीफ सेक्रेटरी झारखंड के होते थे मेरे मित्र आर एस शर्मा जी, जब मैं उनसे मिलने गया
मैं मंत्री था तो आप समझिए कि मेरे को भी वो परिचित जी, बना करके ही, और जब वहाँ से खबर आया तब गया। दूसरी बार मैं 2 बार और मंत्री भूपेंद्र यादव जी से और हमारे मित्र पुराने रहे हुए नित्यानंद राय जी से मिलने गए, तो वही प्रक्रिया हुई। कहने का तात्पर्य यह है, मैं नहीं कहता कि आज राम राज पूरा आ गया है, लेकिन वो राम राज की दिशा में वो कदम है। मैं अभी यूपी के दौरे से आ रहा हूँ साहब, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप मैंने 100 की स्पीड में भी चल रहे हैं, पता नहीं चलता है साहब, उछलता नहीं है। बना किसने बनाया भाई? मोदी जी ने बनवाया, नितिन गडकरी जी ने बनवाया। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, चाहे लखनऊ से लेकर के मैं आप यहाँ से रांची से लेकर के आप चले जाए किसी भी क्षेत्र में, तो साहब सड़कों का जाल बिछा है। उसी प्रकार से एक जो बात कर रहे थे, मैं जरा बीच में अधूरा में, संघीय ढांचा। तो संघीय ढांचा तो कानून ने बना दिया, लेकिन होता क्या है, कभी कभी राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से चलती हैं जिसमें केंद्र कोई दखल न दे पाए। अनुसूची में उनको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, सीबीआई हमारे राज्य में सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? आपके राज्य में यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है, तो सीबीआई काम क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी कि हमारे यहाँ जो हो रहा है वो होने देना चाहिए, भेद नहीं खुला। यही तो है भाई, पहले भी तो ईडी था। ईडी कोई भाजपा ने बनाई है क्या? सीबीआई भाजपा ने बनाई है क्या? इनकम टैक्स भाजपा ने बनाई है क्या? चुनाव आयोग भाजपा ने बनाई है क्या? ये सारे के सारे आज़ादी के बाद से ही बने हुए हैं, लेकिन आज कार्रवाई कर रही है। 25-25 करोड़ 35-35 करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहे हैं, तो कष्ट हो रहा है कि भाई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जितने एनआईए छापामारी कर रही है, पीएफआई, भाई पहले होते थे ना, धमाके होते थे, सीरियल धमाके होते थे। मैं 3 दिन उस जमाने में जब धमाका हुआ था, शासन के लिए शांति सबसे जरूरी है, उसमें लगे। मैं वही कह रहा हूँ, जब मोदी जी आए थे, याद होगा पटना में, तो उस मैदान में जहाँ भाषण, वहाँ पर धमाके हुए थे। मेरा कहना है कि आज ये धमाके नहीं हो रहे हैं, वैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वैसे लोगों को राज्य सत्ता के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। आज राज सत्ता वैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। तो सुख शांति और समृद्धि तब होगी जब ये सब सुशासन हो। तो ये देखने को मिल रहा है भाई, पहले में आज में अंतर तो स्पष्ट नजर आता है ना। एक अंतर हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है सुशासन की जो शुरुआत होती है वो राजनीतिक व्यवस्था से होती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि चेंज जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से ही आता है। तो सीपी सिंह साहब, जो भाजपा की कार्य संस्कृति, आपकी कार्य संस्कृति पहले के मुकाबले, मोदी जी के केंद्र में आने से पहले और अब में क्या बेसिक चेंजेस आपको नजर आया? देखिए, बेसिक चेंजेस मैं शुरुआत में आपको इशारा किया था। देखिए, बेसिक चेंज आज क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और मैं मानता हूँ कि भाई बहुमत की सरकार होनी चाहिए। बहुमत तो 10 दलों को मिलाकर के भी होती है ना। वाजपेयी जी के शासनकाल में 23-23, 24-24 दल मिलकर के शासन में होते थे। तो इसको बोलते हैं राजनीतिक एक तरह से अस्थिरता है, मैं इसको मानकर चलता हूँ। यदि आपकी बहुमत है ना, तो फिर जो सहयोगी दल भी हैं वो बार्गेन नहीं कर पाते हैं। अब बार्गेन जो करते हैं, आपने देखा होगा मोदी जी के शासनकाल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे मंत्री बने जो पहले बार्गेन करते थे, लेकिन उनके शासनकाल में जो मिला उसी पर हुआ, चूस से चा नहीं किया। मेरा कहना है कि मोदी जी का शासन के अंदर जीरो टॉलरेंस, जब जीरो टॉलरेंस होगा तो भाई ये चीज़ें होंगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह बड़े इकोनॉमिस्ट थे,
भैया देखिए, मैंने भी बहुत पॉलिटिकल साइंस के व्याख्याता और डीलिट और पीएचडी किए हुए, कोई ज़रूरी है कि वो पार्षद का चुनाव जीत जाए। बात समझ रही है? प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में अंतर है। चूँकि मोदी जी पहले 12-14 साल गुजरात में उन्होंने विकास की राह दिखाने का काम किया था, वो आइडिया था, उसी आइडिया के आधार पर उन्होंने काम शुरुआत किया। जो प्रयोग उन्होंने वहाँ किया था उसको लागू किया और उसी का नतीजा है कि किसी समय हम लोग देखते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, वो नेता अमेरिका का राष्ट्रपति के पीछे पीछे चलता था। इन्होंने क्या कहा कि आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे। आप किसी फोटो में आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। जी, अभी तो भारत का सही इन्होंने कहा है। अभी तो पुतिन को भी उन्होंने बड़ा सख्त संदेश दिया है। ये जो मुद्दा है अमन जी, भारत का एक टारगेट कहाँ पहुंचाना है, ये पहले ही तय होता है। जैसे अभी हुआ कि अभी जो अमृत काल शुरू हुआ, अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल शुरू हुआ, ये अगले जो 25 साल में हमारा आज़ादी का जो 100 साल पूरा हो जाएगा, भारत एक विकसित डेवलप्ड कंट्री के विकसित देश के रूप में हमको पहुंचना है। तो विकसित देश पहुंचने के लिए सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होता है, इसके लिए सभी का सहयोग, सबका प्रयास, ये सो चीज़ है, ये सबके दिमाग में डाल दिए हैं, अभी से डाल दिए हैं कि हमको कैसे जाना है और कहाँ पहुंचना है। इसके लिए हमारा टारगेट सेट है और रास्ता भी, ये रोड मैप भी बना दिए, तो उस रोड मैप में भी जाना है। देखिए हमारा अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि अभी ये जो ज्ञान आधारित समाज का गठन, ये कैसे होगा जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाते एक आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी ये ज्ञान के आधार पर आपके पास पेटेंट होना चाहिए, आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए, आपका यही, तो इसके लिए ही सारा विश्व चलता है। तो इसके लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इसके लिए जो पॉलिसी ये एकदम सख्ती से अभी लागू हो रहा है और ये एक बड़ा सा कदम है। जैसे ये एक साइड में आप देख रहे हैं, जैसे स्वस्थ भारत की भी, अब खेल को कितना प्राधान्य दिया गया। अब देखिए खेल में हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसमें हम कितने पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में भी दिखाई दिए। सो भारत का जो उसी नक्शे में भी आप खेल के मैदान पे हम दिखाई दे रहे हैं। गार्जियन के रूप में भी प्रधानमंत्री दिखते हैं कि खिलाड़ी हमारे अगर हार जाते हैं उनसे ही बात करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। बात देखिए, खिलाड़ी जीत कर आए, उनके साथ उन्होंने अपना जो सुबह का जलपान भी उन्होंने किया उनके साथ। तो ये जब जितना भी हो तो बात करते हैं उनसे भी। ये जो इनकरेजमेंट है हर एक व्यक्ति से, आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कभी ऐसे थे जो साधारण सी मानव से लेके, साधारण नागरिक से लेके कहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए, जब यहाँ पद्मश्री दिया जाता था, पद्म भूषण दिया जाता था, कैसे कैसे लोगों को दिया जाता था, अब किस किस लोगों को, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं आप नहीं जानते क्या काम करते थे, उन्हीं लोगों को समाज के आगे दिखाना, यही उनका एक समर्पित भावना है। और समर्पित भावना से ईश्वर के पास भी, देश के प्रति, इसके लिए देश सर्वोपरि है, लोक कल्याण सर्वोपरि है, यही एक मानसिकता उनको आगे लेके जा रहा है। और भारत एक विश्व गुरु बनने के जो तादाद पर है वो दिखाई दे रहा है। सब लोग अभी देखिए यूक्रेन रशिया वार में, अभी अमेरिका भी वही कहा, फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति बैठ के भारत को बोल रहे हैं कि आप पुतिन को बोलिए। आप कमेटी भी बनाई है कल और उसमें उनको रखा भी गया है। जी, तो यही सफलता है। सीपी सिंह साहब, अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया, बहुत कम शब्दों में ये जानना चाहें कि संघवाद को भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के इसमें बढ़ावा मिला है। आप केवल उदाहरण देखिएगा, ये कोरोना काल में, कोविड के दौरान 20 मीटिंग जो है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने किया। मतलब देश का एक एक व्यक्ति जो है अच्छा रहे, सब कुछ रहे, उसकी चिंता उनमें दिखती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारत का संविधान जो हम लोगों के लिए ग्रंथ है, कोई गीता, कोई रामायण, कोई कुरान, कोई बाइबल, तो मैं मानता हूँ इससे कम नहीं है। तो हमारा संविधान के अनुसार जो फेडरल स्टेट की कल्पना है, व्यवस्था है, वो करके दिखा रहे हैं। आज साहब, चाहे हमारा वो राज्य जो एंटी हो,
भाजपा का, लेकिन वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं किया साहब। कोरोना की जो डोजेज देने हैं तो वहाँ भी दिए गए। उसी प्रकार से बात करना, आपके स्टेट में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, नीति आयोग के अंतर्गत सभी को बुलाकर बात करना, और सभी को, अभी मैं कल पूछ रहा था कि बिहार में स्पेशल पैकेज, तो अभी अमित शाह जी ने बताया 135 लाख करोड़ रुपया, 1,35 करोड़ ऐसा ही कुछ था, करोड़ रुपया उन्होंने बिहार को दिया। तो सवाल है, जवाब भी तो लेंगे ना कि पैसा हम देते चले जाएं, पैसा का आपने सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया। और तो और बहुत सा स्टेट, मुझे कहना नहीं चाहिए, जिस झारखंड स्टेट से मैं आता हूँ, यहाँ के लोग तो पैसे भी नहीं ले पाते हैं। सारे के सारे साउथ इंडिया चला जाता है पैसा, हमारा झारखंड पैसा नहीं ले पाता है, इसलिए कि हम समय पर काम पूरा नहीं करते हैं और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, जिसके कारण हम उस पैसे से वंचित रह जाते हैं और फिर पैसा नहीं होने का रोना रोते हैं। लेकिन मोदी जी जो संविधान कहता है, उस संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य, चाहे वो राज्य हमारा विरोधी राज्य ही क्यों न वहाँ की सरकार हो, सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए, आप दोनों से बहुत सार्थक बातें जो हैं वो निकल के आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सुशासन के नायक हैं और क्या क्या कारक हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 25 साल में, जैसा कि सर बता रहे थे, कि जो टारगेट है प्रधानमंत्री जी का वो पूरा हो और भारत आर्थिक, सामरिक और हर मामले में, सुशासन के मामले में दुनिया को एक नई मिसाल देगा और हम एक बेहतर भारत में रहेंगे। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।